हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष यादव, हेड ऑफ डिपार्टमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज केएल इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ भावनगर गुजरात से आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। दिशा एकेडमी की तरफ से उपस्थित हुआ हूँ। बहुत सारे मित्रों की यह रिक्वेस्ट थी कि आप एक रिसर्च पेपर कैसे बनाना है उसके ऊपर वीडियो बनाएं। बहुत सारे वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, तो उसमें रिसर्च पेपर हर कोई स्कॉलर की इच्छा होती है कि वो रिसर्च पेपर भी प्रेजेंट करे। वो काम करते हैं, स्कूल में काम करते हैं, कॉलेजेस में काम करते हैं, तो ये नीडी भी है यूजीसी की तरफ से। हायर एजुकेशन में यह जरूरत भी है रिसर्च पेपर कैसे बनाना है, कैसे प्रेजेंट करना है। तो उसी पर आज मैं आपके बीच एक वीडियो लेके आया हूँ, हाउ टू प्रिपेयर अ रिसर्च पेपर। तो ये वीडियो अंत तक आप लोग देखिएगा, इसमें पूरा का पूरा डिटेल मैंने लिया हुआ है। और चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझ लेते हैं रिसर्च पेपर है क्या। तो रिसर्च पेपर जो है वह हमारा पूरा किया हुआ कार्य है। हम स्कूल में काम करते हैं, बच्चों के साथ में काम करते हैं। स्कूल एक अच्छी लेबोरेटरी मानी जाती है, वहाँ काम करते हैं। कॉलेज में काम करते हैं या किसी एक टॉपिक के ऊपर काम करते हैं। काम करने के बाद उसको साइंटिफिक तरीके से उस पर हम शोध करते हैं। शोध करने के बाद, सारा डेटा कलेक्शन करने के बाद, रिजल्ट एनालिसिस करने के बाद हम उसको कंपाइल करते हैं। उसको एक प्रोसेस में लेके जा करके उसको कंपाइल करते हैं और एक फाइनल प्रोडक्ट रेडी करते हैं। तो जब हमारा ये रिसर्च हो जाता है, उसके बाद हमको उसको लोगों तक पहुंचाना भी होता है, तो हम एक रिसर्च पेपर के जरिए उसको प्रेजेंट करते हैं। तो रिसर्च पेपर में क्या क्या शामिल होता है उसमें हम बात कर लेते हैं। तो रिसर्च पेपर जब हम बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको रिसर्च करना होता है। रिसर्च जब हम करते हैं किसी भी मुद्दे पर, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी एक छोटे से यूनिट पर जब हम रिसर्च करते हैं, उसके कई सारे प्रोसेस होते हैं। और वो प्रोसेस पूरा करने के बाद हम उसको कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। जब रिसर्च करते हैं तो उसमें हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग भी लगाते हैं कि इसका आउटकम्स क्या होगा, समाज में इसकी क्या भूमिका होगी, ये सब हम चर्चा करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग करने के बाद जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में सब डेटा कलेक्शन कर लेते हैं, तो उसका हम एनालिसिस भी करते हैं, इवेल्युएशन भी करते हैं। कई सारे टूल्स का यूज करते हैं, एनालिसिस करते हैं। लगाने के बाद हम उसका जब रिजल्ट रेडी कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, तो फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको लिखित रूप में तैयार करते हैं। तो ये जो रिसर्च पेपर है, वो रिसर्च पेपर यही सब है कि हमें रिसर्च करना है, उसमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगानी है। अब तक नहीं हुआ है, हमको वो करना है। उसका इवेल्युएशन करना है, वो भी क्रिटिकल इवेल्युएशन करना है। क्या क्या हमने सोर्सेस लगाए हैं, हमने सेकेंडरी डेटा लिया हुआ, प्राइमरी डेटा लिया हुआ है, वो सब के जरिए हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर उसको हम ऑर्गेनाइज करके कंपाइल करते हैं, लिखते हैं। तो ये पूरा रिसर्च पेपर है। रिसर्च पेपर जो है वह और क्या है, तो रिसर्च पेपर एक लिविंग थिंग है। समझिए कि एक जीवित वस्तु है। हम रिसर्च पेपर जब भी करते हैं तो उसमें अपना जो करंट सिनेरियो है, जो करंट चीज है, वो लेके आते हैं। और यह जो दिन पर प्रतिदिन की बातें जो है, लगातार परिवर्तन जो है, वो उसको हम लेके आते हैं। मेथड में क्या परिवर्तन हो रहा है, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में क्या परिवर्तन हुआ है, समाज में क्या परिवर्तन हुआ है, हमारी इकोनॉमी में क्या परिवर्तन हुआ है, हमारे हेल्थ सेक्टर में क्या परिवर्तन हुआ है, आज कोरोना जैसा पेंडेमिक आया है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, लोगों की सोच में क्या परिवर्तन हुआ है। इन सब पे हम एक ऐसी चीज जो आज तक किसी ने नहीं करी हुई है या करी हुई है, तो उसकी एक लिमिटेशन रही, उसके पार नहीं गए हैं, तो उसके पार हम जाने की कोशिश करते हैं। वो सब होता है, उसको हम इकट्ठा करते हैं, इंटरप्रीट करते हैं। और कई सारे जगहों से हम एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद हम उस पर पेपर बनाते हैं। तो ये डेटा को कलेक्ट करते हैं, वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार का सोर्स हो सकता है, यानी प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा हो सकता है रिसर्च पेपर में। और यही जो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज, यह किसी भी रिसर्च पेपर को नरिश करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। हम वही हमारे रीढ़ की हड्डी होती है। रिसर्च पेपर जो है वह मात्र एक रिटेन ही नहीं है, एक रिटेन पेपर ही नहीं है, वह आगे इस फील्ड में आगे लेके जाने का काम करती है। और यह हमको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि हम अपनी फील्ड के लिए क्या कुछ दे सके, अपने बच्चों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ दे सके। जो हमारी सोच है, हम अपनी सोच को उसमें लेके आते हैं। जैसे हमने पीछे बताया कि क्रिटिकल थिंकिंग है, वह क्रिटिकल थिंकिंग को हम लेके आते हैं। तो रिसर्च पेपर को अगर हम शॉर्ट में बात करें, तो रिसर्च पेपर जो है एक अलग तरीके का एक यूनिक और आउट ऑफ बॉक्स सोच है, जिसको कि हम एक पेपर में ला करके उसको समाहित करते हैं।
कई प्रकार के सोर्सेज से हम उसको डाटा को कलेक्ट करते हैं और डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम उसको लेके आते हैं और उसको हम प्रेजेंट करते हैं। ये रिसर्च पेपर है। और रिसर्च पेपर में जो है क्या क्या होता है, जब हम रिसर्च पेपर तैयार करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास टाइटल होना चाहिए, कौन से मुद्दे पर हम काम करना चाह रहे हैं, वो मुद्दा हमारे अंदर, वो सोच होनी चाहिए कि सबसे पहले वो सोच हमारे अंदर आए कि टाइटल, हम किस मुद्दे पर, किस टाइटल पर काम करेंगे। तो टाइटल होना चाहिए। टाइटल जब हम कर लेंगे तो उस पर हम जब शोध बनाएंगे उसका एक छोटा सा सार रेडी करेंगे, जिसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में 200 शब्दों का एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं या 200 शब्दों से कम का एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, जिसमें सारी बातें आती हैं। आपका टाइटल आता है, आपका उद्देश्य आता है, आपने क्या फाइंडिंग करी, आपका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आता है, आपने क्या फाइंडिंग करी वो आता है, आपने कैसा डिस्कशन लिया वो आता है, और आप फर्दर क्या स्टडी बताने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, वो सब कुछ आता है एब्स्ट्रैक्ट में। तो एब्स्ट्रैक्ट होता है। फिर हम एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन का भी उसमें एक पार्ट आता है। थोड़े रिव्यू ऑफ लिटरेचर लेते हैं कि ये मुद्दे जो हमने सोर्सेस लिए हैं उसको ऑथेंटिक करने के लिए हमने किसको रेफर किया है, कहाँ कहाँ से हमने रिव्यूज लिए हुए वो होते हैं। हमारे जो हमने पेपर, जो हमारा रिसर्च हमने जो किया हुआ उसकी मेथोडोलॉजी क्या रही है, हमने किस तरीके से उसको रिसर्च को हमने कंडक्ट किया है और क्या क्या हमने तरीके अपनाए हैं, कैसे हमने डेटा को कलेक्ट किया है, ये सब सारी बातें मेथोडोलॉजी में आती है। मेथोडोलॉजी के बाद जब हम अपना डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, डेटा कलेक्शन का भी बात उसमें आती है। डेटा कलेक्शन करने के बाद हम उसको रिजल्ट और लेके आते हैं, रिजल्ट करते हैं, डिस्कशन लिखते हैं, तो एक पार्ट उसमें रिजल्ट और डिस्कशन का भी होता है। फिर कंक्लूजन होता है। अब कंक्लूजन करने के बाद जब हमारा ये इतनी बातें हमारी हो गई हमारे रिसर्च पेपर की, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, ही हमारे रिसर्च पेपर की बात होती है। अब इसके बाद हम जो है आगे, हमारे इस रिसर्च से हम आगे क्या बताना चाहते हैं, हमने हमारा फ्यूचर वर्क क्या होगा, हम आगे इसके आगे क्या मुद्दा करेंगे, क्या काम करेंगे, वो हम उसमें दर्शाते हैं। सजेशंस देते हैं कि ये सजेशंस हमारे फ्यूचर वर्क के लिए सजेशंस है, हमने कुछ स्ट्रगल किए हैं या हमने कुछ हमारे ये चैलेंजेस आई हैं, उस चैलेंजेस के लिए सजेशंस हम बताते हैं। और जो कुछ भी हमने रिसर्च किया है, कहाँ कहाँ से हमने लिए हैं, कंटेंट लिए हैं, और कहाँ कहाँ से हमने किसको किसको रेफर किया है, तो उसका रेफरेंसेस हम देते हैं। ये सारा जो है वो रिसर्च पेपर का एक स्ट्रक्चर होता है। ये भी हमें उसमें समझना है, ये सब सारी बातें हमारी रिसर्च पेपर में आनी चाहिए। आगे बात करते हैं, जब हम अपना रिसर्च पेपर बनाते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हमने पहले बताया कि हमें एक कोई एरिया चूज करनी पड़ती है, कोई एरिया डिसाइड करना पड़ता है। मान लीजिए हमने एरिया लिया कि एक प्राइमरी स्कूल में पेंडेमिक का कक्षा 1 से लेकर, प्राइमरी यानी कक्षा 1 से लेकर के 5 तक में पेंडेमिक ड्यूरेशन में बच्चे नहीं आए तो उसका क्या प्रभाव होना है। तो हमने हमारे एरिया, हमारा मन में एरिया आया कि प्राथमिक प्राइमरी स्कूल्स और उसमें कोरोना का प्रभाव, ये हमारे मन में एक एरिया है। अब हम उसमें ये लेते हैं कि कोरोना का प्रभाव आया कहाँ, कोरोना का प्रभाव हम अपना टॉपिक डिसाइड करेंगे कि कोरोना का प्रभाव प्राइमरी स्कूल में लड़कों पर या लड़कियों पर, या लड़कों या लड़कियों दोनों पर, राइटिंग में या रीडिंग में या मैथ लगाने में कहाँ पे, एक छोटा सा में एरिया लेंगे। मान लीजिए हम राइटिंग ले लेते हैं कि कोरोना पीरियड में प्राथमिक स्कूल में बच्चों पर रीडिंग में क्या प्रभाव हुआ, ये हमारा छोटा सा टाइटल होता है। तो हम एरिया डिसाइड करते हैं, कोरोना पीरियड, प्राथमिक स्कूल हमारा एरिया हो गया। उसके अंदर जो हम छोटा सा टॉपिक लेंगे, एक मुद्दा लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, वो होगा हमारा रीडिंग, राइटिंग, जो भी हम व्हाटएवर, जो भी कुछ भी ले सकते हैं। बहुत सारा कुछ होता है, मेंटल हेल्थ हो सकता है, डिफरेंट टाइप के एरियाज हो सकते हैं। हम उस पर रिसर्च करेंगे, पेपर बनाएंगे, पेपर रेडी करेंगे। पेपर रेडी करने के लिए मैंने बताया पीछे कुछ सारे स्टेप्स होते हैं। फिर उसका हम प्रूफ रीडिंग करेंगे। प्रूफ रीडिंग करने बाद यानी हमने बना तो लिया, बट हम उसका प्रूफ रीडिंग करने की, क्या हमारा जो सब मैच है एक दूसरे के साथ में कोरिलेट हो रहा है, एक दूसरे के साथ में मैच कर रहा है, तो प्रूफ रीडिंग करेंगे। फिर हम पेपर को सबमिट करेंगे। पेपर को सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद जब हमारा पेपर सेलेक्ट हो जाएगा तब हम अपना प्रेजेंटेशन रेडी करेंगे और किसी भी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में उसको प्रेजेंट करेंगे। जैसे हम ही एक सेमिनार करने वाले हैं तो उसी के रिगार्डिंग हम ये पेपर बना रहे हैं, तो उसमें आप प्रेजेंट करें। आगे बात करते हैं कि सबसे पहले हम अपना जो टॉपिक डिसाइड करेंगे, वो टॉपिक कहाँ से डिसाइड करेंगे, हमारे मन में आएगा कहाँ से। तो टॉपिक डिसाइड करने के लिए हमने जैसे कहा कि कोरोना काल में प्राइमरी स्कूल में बच्चों पर रीडिंग का क्या प्रभाव है, तो उसको करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ रेफरेंस बुक पढ़ने पड़ेंगे और कुछ कुछ आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे और कुछ इंटरनेट के सोर्सेस हमको लेने पड़ेंगे, टीचर से बात करनी पड़ेगी, पीयर से बात करनी पड़ेगी, कुछ जर्नल्स हमको पढ़ने पड़ेंगे। जब हम इन सारे लोगों से पढ़ेंगे तो हमारे मन में कुछ एक आइडिया जो है वो आएगा। आइडिया जो हमें टॉपिक डिसाइड करना वो हमारा आइडिया है। आइडिया एक छोटे से मुद्दे पर होगा, उसी आइडिया पर हम अपने जो है पेपर को रेडी करेंगे। आगे चलते हैं, ये तो हमारा पेपर को सिलेक्ट करना, हम अपने टॉपिक को कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो इन्हीं जगहों से हम
टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे। अब हम बात करेंगे कि जब हम अपने पेपर को राइटिंग को अपने पेपर को लिखेंगे, सबमिट करेंगे, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है। जब हम अपना पेपर को लिखेंगे तो पेपर को लिखते समय हमको क्या क्या ध्यान करना है। तो हमें कुछ जो है वहाँ जहाँ पे हम पेपर प्रेजेंट करेंगे तो उनका लेंथ होगा, उनका फॉर्मेट होगा। जिस जगह पे हम किसी भी कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट करें या फिर किसी भी हम अपना पेपर पब्लिश कराएं तो उनका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में हमको बनाना पड़ता है। तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है कि हमको 200 शब्दों में हमें जो है एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, 2000 शब्दों में पेपर लिखना है, और उसका हमारा मेथोडोलॉजी कैसी, वो सब स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर में उन्हीं के स्ट्रक्चर के आधार पे हमको पढ़ना पड़ेगा और कितनी लेंथ होगी उस आधार पर हमको बनाना पड़ेगा। उससे हमको पिक्चर्स बनाने हैं, चार्ट्स लगाने हैं, टेबल्स लगाने हैं और कुछ एग्जांपल्स, डेटा, ये सब हमको उसमें लगाने पड़ेंगे। तो जब हम पेपर लिखेंगे तो उसमें इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। हम जल्दी से अपने पेपर को बनाने से जल्दी रेडी करें। जैसे हमको कोई डेडलाइन अगर दी गई तो हम अगर जल्दी से तैयार करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा पेपर जल्दी होगा है। और कुछ 1 बार 2 बार 3 बार उसका ड्राफ्ट करें, पहले लिखना स्टार्ट करें, 1 बार ड्राफ्ट बनाए, 2 बार ड्राफ्ट बनाए, और अपने किसी मेंटर से या फिर अपने किसी कलीग से उसको अपने पेपर को रिव्यू करवाएं कि जो हमने पेपर लिखा हुआ पेपर सही है, नहीं है, कैसा है। तो वो रिव्यू कराने के बाद फिर लास्ट में हम अपने को पेपर को सबमिट करें। पेपर जब जल्दी हम सबमिट कर देंगे तो वहां से जो कुछ भी हमारे लिए रिमार्क आएगा हम उसको जल्दी कवर भी कर सकते हैं। ये सब बातें जो हमें ध्यान में रखनी है जब हम अपने पेपर को लिखें। आगे बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं कि टाइटल हमें कहाँ से आएगा, टाइटल कैसा होगा। तो टाइटल जो है वो बहुत ही ऐसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, जो हमारे लोगों का अटेंशन वह गेन करे। आज कोरोना पीरियड है और हमें जब किसी कॉन्फ्रेंस में होता है उसमें बहुत सारे मुद्दे दिए होते हैं। उस मुद्दे में से अगर आपने कोई टाइटल उठाया हुआ है, उसमें से भी जो ऑडियंस है, जो रीडर्स है, वो आपके टॉपिक को ही ध्यान में रखते हुए तुरंत जो है वो कैची हो कि वो तुरंत उसको पकड़ ले। तो वहां से आपको टाइटल को देख करके लोग उसमें पढ़ने की और आपको जानने की और आपको सुनने की जो इच्छा रखे, तो ऐसा हमारा टाइटल होना चाहिए कि कैची हो, ग्रैब करने वाला हो अटेंशन, तो ये हो। और साथ साथ में उसमें आसानी से वह समझ में आने वाला होना चाहिए, नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, हमने कई सारे उसमें सब्जेक्ट, कई सारे ऑब्जेक्ट्स उसमें हमने समाहित कर दिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बहुत ही स्पेसिफिक हो, कैची हो, इंफॉर्मेटिव हो, डिस्क्रिप्टिव भी हो, उसको हम छोटे से समय में उसको आसानी से एक्सप्लेन कर सके वह हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक मुद्दा दिया हुआ है कि एक टाइटल हमने यहाँ दिया हुआ है, माइक्रो टीचिंग एज अ ट्रेनिंग टूल इन स्पेशल एंड जनरल एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। यानी जो माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग एक प्रकार का ट्रेनिंग टूल है। स्पेशल क्या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो या जनरल का टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, डीएड बीएड की बात कर ले, चाहे स्पेशल का हो चाहे जनरल का हो, दोनों जगह पे माइक्रो टीचिंग चलती है। तो माइक्रो टीचिंग एक ट्रेनिंग टूल के रूप में इस्तेमाल करना और उस पर जो टीचर्स है उनका ओपिनियन लेना। तो ये ओपिनियन सर्वे लिया हुआ है। ये मुद्दा देखिए कितना ही कैची है, माइक्रो टीचिंग को बिल्कुल स्पेसिफिक रूप में बता रहा है, एक टूल के रूप में स्पेशल और जनरल एजुकेशन के टीचर्स को बता रहा है। तो यहाँ पे कैची है। ऐसे ही हमारा जो मुद्दा होना चाहिए इस प्रकार का होना चाहिए। इस प्रकार का नहीं, आप अलग तरीके का भी ले सकते हैं। उसके लिए मैंने पीछे बताया कि कहाँ से टॉपिक के टाइटल वगैरह ले सकते हैं, जर्नल से और बुक से, कलीग से मिल करके ले सकते हैं। तो टाइटल, शॉर्ट में टाइटल बहुत ही जो है वो कैची होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि टाइटल होने के बाद जब हम एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट कैसा हमारा होना चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है कि सारांश हमारा कैसा होना है। जब हम पूरा पेपर हम लिखेंगे 2000 शब्दों का, तो उस 2000 शब्दों को 200 शब्दों में सारांश हमको लिखना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सारांश हमने यहाँ पे लिख करके बताया हुआ है कि सारांश कैसा हो, ये भी मैंने माइक्रो टीचिंग के ऊपर ही लिया हुआ है। तो ये जो है जो मैंने मुद्दा लिया उसी मुद्दे पर ही हमने एब्स्ट्रैक्ट लिया हुआ। ऐसे जब हम बात करते हैं तो ये एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो हमारा एक मेन हमें आर्गुमेंट होता है पेपर का। वो हमें हमारा पेपर को बताता है कि हम ये ऐसा काम करने वाले हैं, और पेपर को लिखने का हमारा कारण क्या है वो बताता है, समस्या क्या है वो बताता है, और उसका आगे का उपाय क्या है वो बताता है, उसके मेथड हमने क्या क्या प्रयोग किए हैं वो बताता है, कौन कौन से कैसा रिजल्ट आया हुआ वो भी बताता है। तो ये सारी बातें हमारे एब्स्ट्रैक्ट में आनी चाहिए कि पेपर लिखने का क्या कारण है, उसमें कौन सी समस्या है और उसका प्रभाव क्या होगा, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, और हमने जो किया उसका रिजल्ट क्या आया। ये सब सारी बातें हमारे जो है एब्स्ट्रैक्ट में आनी चाहिए। लगभग 200 शब्दों का हमारा एब्स्ट्रैक्ट हो, ऐसा जो है माना जाता है। और ऐसा हमारे इस कॉन्फ्रेंस में भी 200 शब्दों के लिए हमने रखा हुआ है। तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसा इसमें सारी बातें आई हुई है, कि रीजन भी आया हुआ है और प्रॉब्लम्स भी आई हुई है, थोड़ा सा इम्प्रूव भी आया हुआ है, इसमें इम्प्लीकेशंस भी आया हुआ है, जो हमने प्रोग्राम किया वो भी आया हुआ है, इसकी मेथोडोलॉजी भी आई हुई है, डेटा कलेक्शन का तरीका भी आया हुआ है, और कौन कौन से टूल हमने लगाए हुए डेटा कलेक्शन करने के लिए, और फिर हमने एनालिसिस करने के लिए कौन से टूल लगाए वो भी आया हुआ है, और जो हमने रिजल्ट लिया हो वो भी आया हुआ है, फर्दर स्टडी के लिए क्या हमने किया हो वो भी आया हुआ। इतनी सारी बातें छोटे से शब्दों में हमने
यहाँ पे समाहित किया हुआ, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आगे बात करते हैं इंट्रोडक्शन लिखना। तो इंट्रोडक्शन भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इंट्रोडक्शन बहुत ही छोटा होना चाहिए। इंट्रोडक्शन जो मुद्दा आपके जितने भी आपके की टर्म्स है, उन की टर्म्स की जो सारी बातें की टर्म्स से रिलेटेड मुद्दे आपके उसमें आ जाने चाहिए। और इंट्रोडक्शन जो आप लिखे तो इंट्रोडक्शन आपके इंट्रोडक्शन हो, साथ में अगर आप कहीं से किसी को रेफर कर रहे हैं तो उसका रेफरेंस, उसका नेम वहां पे जरूर हो, उसका नाम हो, साथ में उसका ईयर हो, वो जरूर हो, जिसको रेफर कर रहे हैं वो जरूर लिखें। तो जो इंट्रोडक्शन है वह भी एक प्रकार का हमारे लिए लोगों को यह पसंद आना चाहिए कि इसमें क्या बातें लिखी जा रही हैं और इससे हमको क्या मिल सकता है। तो और हमारे मुद्दे का जो हमारा टाइटल, उस टाइटल के बारे में थोड़ा बताने वाला होना चाहिए। रिसर्च जो हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके बारे में बताना होना चाहिए। और लोग ताकि ऐसा हम उसको स्टेटमेंट के रूप में बताएं ताकि लोग उससे रुचि प्राप्त कर सकें। जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव रिसर्च के ऑब्जेक्टिव भी हमारे इसी में आने चाहिए, इंट्रोडक्शन में ही। और हमारा जो हम अपने हमारी स्टडी का जो क्या स्कोप है, मेथड क्या है, वो भी हमारे इस इंट्रोडक्शन में आना चाहिए। बाकी की जो हमारे थोड़ा सा एक ओवरव्यू की रिसर्च पेपर में आपने क्या कहना चाह रहे हैं, ओवरव्यू आपके रिव्यू से संबंधित थोड़ा ओवरव्यू भी उसमें आप डाल सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन में हमको लिखना है। इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। इंट्रोडक्शन अगर आप खींच देंगे तो पेपर आपका लंबा जाएगा, तो इंट्रोडक्शन भी बहुत ही छोटे में होना चाहिए। बात करते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो आपने जैसे हमने इसे बताया कि माइक्रो टीचिंग के बारे में और स्पेशल और जनरल एजुकेशन के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा लिखा होना चाहिए, माइक्रो टीचिंग के बारे में थोड़ा सा लिखा होना चाहिए, ओपिनियन के बारे में लिखा होना चाहिए, और जो हम करना चाह रहे हैं इसके बारे में, इसके पहले किसी ने अगर कोई स्टडी करी हुई है वो सब इसके अंदर में आना चाहिए। तो यह जो है वो रिगार्डिंग हमारा जो अभी हाल का मुद्दा है उससे संबंधित होना चाहिए। और इसकी स्टडी को हम कैसे करेंगे, इसको कैसे हमने प्रपोज किया है, वो उसके बारे में बताना होना चाहिए। और स्टडी को कैसे हमने रिव्यू किया है, इसकी क्वालिटी क्या है, वो भी हमें ये बताता है, वो भी हमें समाहित करना चाहिए। और आगे हम इसको आगे इसको हम लेके जाएंगे, इसको एडजस्ट कैसे कराएंगे, इसके बारे में ये होना चाहिए। तो ये सब सारी बातें हमारे रिव्यू ऑफ लिटरेचर में होनी चाहिए। रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी बहुत नहीं, 2-3 रिव्यू ऑफ लिटरेचर लेंगे एनफ हो जाएगा, वो काफी होगा। जो स्टेटमेंट ले आप उसको रिव्यू में भी आप कंसीडर कर सकते हैं। फिर मेथड हम लेते हैं, मेथड हमारा कैसा हम पेपर को बनाएंगे, पेपर बनाने का क्या तरीका है। तो हम जब मेथोडोलॉजी लिखते हैं तो मेथोडोलॉजी हमें बताता है कि रिसर्च को हम कैसे लेके जाएंगे, हमारा स्टडी ऑफ वे क्या होगा, उसमें मेथड हमने कौन सा अपनाया हुआ, टॉपिक हमने कैसे सेलेक्ट किए हुए, कैसे डेटा को कलेक्शन किया हुआ, ये सब सारी बातें बताता है हमको। और ये जस्टिफाई करता है कि रिसर्च हमने जो है वो एक प्रोसेस में लिया हुआ, साइंटिफिक तरीके से लिया हुआ है। तो मेथोडोलॉजी इसलिए हम उसको लिखते हैं, पूरा डेटा कलेक्शन करने का तरीका भी इसमें लिखते हैं, एनालिसिस करने का तरीका भी हम इसमें लिखते हैं। तो ये सारी बातें हमारे मेथोडोलॉजी में आती है। अब हम जो टूल लेते हैं, टूल यूज करते हैं, तो टूल को यूज करने के लिए आप इस फॉर्मेट पे अगर आप मेंशन करना चाहेंगे तो मेंशन हो जाएगा कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे आपने 2 ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे डिसाइड करे हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव ये है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है। पहले ऑब्जेक्टिव के लिए हमने कौन सा हाइपोथेसिस डिसाइड किया, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। सोर्स ऑफ डेटा हमने कौन सा लिया, वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है। टूल कौन से हमने लिए हुए थे, रिसर्चर मेड ओपिनियन ओपिनार हमने यूज किया, तो भी हमने यहाँ पे लिया हुआ है। और हमने किस प्रकार से डेटा को कलेक्शन किया है, तो टीचर के जरिए हमने डेटा को कलेक्शन किया, वो भी लिया हुआ है। और हम सर्वे हमने जो है डेटा को कलेक्शन कैसे किया, तो सर्वे के जरिए कलेक्शन किया हुआ। ऐसे ही हम बात करते हैं तो दूसरे में जब बात करते हैं तो दूसरे में हमने कैसे लिया हुआ, दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे, और उस ऑब्जेक्टिव के बारे में पूरा डिटेल हमने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। तो ये टूल आपने कौन सा बनाया, टूल यहाँ पे देखिए एक प्रकार का रिसर्चर में टूल है। इस टूल को अपने डेटा कलेक्शन कैसे किया, पूरा इस एक फ्रेम में यहाँ पे दर्शा सकते हैं। अब बात आती है लास्ट में रिजल्ट कैसे हम करेंगे। तो रिजल्ट बनाने के लिए जब आप पूरा आपके पास डेटा कलेक्शन आ जाता है, तो डेटा कलेक्शन को आपके पास कितना टूल है, कितना डेटा है आपको, तो डेटा के आधार पे आप टी टेस्ट लगा सकते हैं, जेड टेस्ट लगा सकते हैं, chi-square लगा सकते हैं, परसेंटेज लगा सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। आपका जिस प्रकार का डेटा है उस प्रकार से आप अपने डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं और आप रिजल्ट लिख सकते हैं। तो रिजल्ट जो है ये बताता है कि आपका आउटकम्स क्या आया है। और रिजल्ट को बहुत बड़ा बढ़ा चढ़ा करके नहीं बताने की जरूरत है, आप उसको टेबल में फिगर में बता सकते हैं। टेबल फिगर में जब बनाएंगे तो वो और अट्रैक्टिव भी दिखेगा और लोगों को समझ में भी आएगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं। रिजल्ट हो गया। कंक्लूजन आपको बताना है कि आपने जो स्टडी करी तो स्टडी का क्या फाइंडिंग हुई, उसका मेजर जो सिग्निफिकेंस आया वो क्या हुआ, आपका जो रिजल्ट का आउटकम्स आया वो कैसा, उसको हाईलाइट करना होता है। और इसको आप रिकमेंड भी कर सकते हैं कि आपकी फाइंडिंग से क्या आगे आपको क्या बताना चाहते हैं, उससे क्या फायदा हो सकता है, ये भी हम अपने कंक्लूजन में बता सकते हैं।
तो ये रिसर्च पेपर हुआ। रिसर्च पेपर में के बाद हमारा जो फाइनल आता है कि हमने कहाँ कहाँ से जो कंटेंट लिए हुए थे, हमने किसको किसको रेफर किया, किसको किसको हमने हवाला दिया, किसको किसको हमने उसमें लिंक किया, उन सारे लोगों का रेफरेंस हम देते हैं। तो प्रीवियस पेपर्स, बुक्स, वेबसाइट्स, इन जगहों से हम इस मुद्दे को लेकर के हम पढ़ सकते हैं। जिसमें मैंने इसमें माइक्रो टीचिंग लिया हुआ था, तो माइक्रो टीचिंग को हमने कहाँ कहाँ से पढ़ा हुआ, तो वो सब इसमें जो है वो दर्शाया जा सकता है। ये सब जो है अलग अलग जगहों से हमने इनको स्टडी को पढ़े हुए थे। तो ये अलग वो भी जो है एपीए फॉर्मेट में लिखा जाता है, तो एपीए फॉर्मेट पे आप इसको लिखेंगे। नहीं आता है तो आप वेबसाइट में डालेंगे, ऑटोमेटिक जो है जनरेट होता है एपीए फॉर्मेट पे जो है ये रेफरेंस, तो वहां से आप भी आप ले सकते हैं। उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, रेफरेंस कैसे बनाना होता है। तो ये था यहाँ तक के मुद्दे। यहाँ अब आगे चलने से पहले, हम गाइडलाइंस जाने से पहले आपको एक छोटा सा पेपर यहाँ पे हम बता देते हैं कि पेपर कैसा। अब यहाँ से हम एक माइक्रो टीचिंग के ऊपर एक रिसर्च पेपर देखेंगे। ये रिसर्च पेपर 2016 में पब्लिश हुआ है। तो रिसर्च का पेपर जैसे कि मैंने बताया था, पेपर का टाइटल होता है, तो टाइटल माइक्रो टीचिंग एज ए ट्रेनिंग टूल इन स्पेशल एंड जनरल एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड ओपिनियन सर्वे। और ये टाइटल था। टाइटल का जो टाइटल को जिसने पब्लिश किया है वो उसका है, उसका टाइटल आप देख सकते हैं यहाँ पे। एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट आप देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मैंने बताया था जैसा कि 200 शब्दों में एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट में सारी बातें होती हैं। एक छोटा सा इंट्रो होता है और टॉपिक तो होता ही, टॉपिक के साथ में एक छोटा सा इंट्रो होता है। इंट्रो का क्या सिग्निफिकेंस है वो होता है, और जो स्टडी है, स्टडी का क्या रोल है, और स्टडी के साथ में उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव के साथ में उसका टूल क्या है, टूल के लिए कितने लोगों पर वो टूल जो है वो किया गया है, वो है इसको अप्लाई कितने लोगों पर, सैंपल साइज कितना है, क्या कौन सा इसमें टूल अपनाया गया है, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या इसमें यूज किया गया है वो, और साथ साथ में इसका जो रिजल्ट का कंक्लूजन आया है वो इसमें दिखाया गया है। कीवर्ड्स रखे गए हैं, तो कीवर्ड्स हर एक टाइटल का कीवर्ड्स होता है, तो कीवर्ड्स भी यहाँ रखे गए हैं। आप कीवर्ड्स भी आपको रखना होगा। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे रखना होगा। इंट्रोडक्शन बहुत ही शॉर्ट में रखना है, 2000 शब्दों में आपको पूरा करना है, तो इसलिए इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट में रखेंगे आप। तो इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, चूंकि ये इंटरनेशनल पब्लिकेशन में हुआ है तो उसका क्राइटेरिया अलग था, तो इसमें 2000 शब्दों से ज्यादा इसमें कंटेंट रखे गए थे। और इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा रख सकते हैं कि जो आपका मेन टाइटल है, टाइटल के बारे में, जैसे माइक्रो टीचिंग के बारे में रखा गया है। माइक्रो टीचिंग के बारे के साथ साथ में उसमें माइक्रो टीचिंग के बारे में किसने कब क्या कहा है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिव्यू भी साथ में लिखा हुआ है, नाइक, रादर और एमओबी, इरविन, इन लोगों का भी इसमें दिया है। स्टडी क्या है, क्यों उसकी आवश्यकता, वो आप रख सकते हैं। एम ऑब्जेक्टिव भी साथ में रख सकते हैं। कुछ लोग एम ऑब्जेक्टिव अलग रखते हैं, कुछ लोग एक साथ में रखते हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं। हाइपोथेसिस भी यहाँ पे देख सकते हैं रखा गया है, और टूल देख सकते हैं यहाँ पे रखा गया है, टूल अलग से। तो टूल के साथ साथ में फिर ये सब मेथोडोलॉजी का पार्ट है, टूल को अलग दिखाया गया है। और ये उसका सैंपल, जो क्वेश्चनर का सैंपल है वो दिखाया, डेटा कलेक्शन कैसे करना है वो इसमें दिखाया गया है। रिजल्ट एंड डिस्कशन में भी यहाँ पे दिखाया गया है, देख सकते हैं आप रिजल्ट एंड डिस्कशन में कि इसमें टी टेस्ट एनालिसिस यूज किया गया, स्टैंडर्ड डिवीजन यूज किया गया, मीन यूज किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा हाइपोथेसिस, और ये साथ में इसका कंक्लूजन करके रखा गया है। जितने अलग अलग टेस्ट थे उन सबके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे कैसे सारे ऑब्जेक्टिव, सारे हाइपोथेसिस को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये स्टडी थोड़ी बड़ी थी, तो बड़ी के साथ साथ में इसका कंटेंट भी थोड़ा बड़ा था। सारे ऑब्जेक्टिव कुल 7 ऑब्जेक्टिव से 7 ऑब्जेक्टिव के 7 हाइपोथेसिस थे, और 7 हाइपोथेसिस को यहाँ पे जस्टिफाई किया गया है। उसका रिजल्ट देखा गया है कि सिग्निफिकेंट था या नहीं था। और ये करने के बाद आपको इसका कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। कंक्लूजन जब हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन के साथ में स्टडी का जो इम्प्लीकेशन है, एजुकेशन इम्प्लीकेशन है, वो दिखाना है। एजुकेशन इम्प्लीकेशन को आगे की स्टडी या कौन सी स्टडी के साथ में वो कनेक्ट करता है वो भी आपको दिखाना रहेगा। तो ये भी यहाँ पे दिखाया गया है। साथ साथ में रेफरेंसेस एपीआई में जो है एपीआई फॉर्मेट में इसको लिखना है। एपीआई फॉर्मेट में ये पूरा रेफरेंस लिखा गया है। तो ये पूरा जो है वो रिसर्च पेपर है। रिसर्च पेपर को आप इस तरह से पढ़ाएंगे। 2000 शब्दों में रिसर्च पेपर होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जिन जिन लोगों को पेपर बनाना है तो उन लोगों तक ये पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच।